दिस इज़ डॉक्टर स्वाति शर्मा। इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। आज का जो सेशन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन अभी ये सोचा है कि जो जितने पहले प्रीवियस टीजीटी पीजीटी के पेपर के में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आप लोगों को सॉल्व करवाऊँ। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये एक 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें लेकर आई हूँ, जिससे पहले आप लोगों को जो रिवीजन है वो करवाया जाए और उसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी के नए क्वेश्चंस करवाए जाएं। अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक 750 क्वेश्चंस करा दिए हैं। यू कैन काउंट इट ऑन। 750 क्वेश्चंस करवा दिए हैं मैंने और अब इसको मिला के 850 क्वेश्चंस हो जाएंगे। यू कैन काउंट इट ऑन। हो सकता है 5-10 ऊपर नीचे हो रहे हो, मेरी काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन 700 प्लस क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहीं से कहीं तक भी इन क्वेश्चंस के लिए अपने स्टूडेंट से कहीं से कहीं तक भी ये नहीं कहा कि पे फॉर इट और एंड ऑल दैट। इवन कुछ क्वेश्चंस की तो पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है और जो आप लोग ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की मैं कह रही हूँ, सबकी तो नहीं है मगर कुछ की अवेलेबल है। और अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे आपको अगर आप इसे लगातार फॉलो करते रहेंगे तो एटलीस्ट आपको 1500-2000 क्वेश्चंस यूं ही मिल जाएंगे। तो यू डोंट नीड टू बाय फ्रॉम एनीवेयर। आपको कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस की। जो आप लोग पीडीएफ्स वगैरह किसी की ख़रीदने की सोचें, यू डोंट नीड टू बाय इट, क्योंकि आपको इसी में ही मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत आपको ये करनी पड़ेगी कि स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे या लिखने पड़ेंगे। कुछ हम लोग जो हैं वो पीडीएफ्स अपलोड कर देते हैं, तो वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्वेश्चंस कोई नए क्वेश्चंस नहीं हैं, ये पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों का एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ विद माय स्टाइल, एलैबोरेटिंग द फैक्ट्स। तो उनको बताते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2003 का क्वेश्चन है और इसमें है हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। चलिए बात करते हैं टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को कहा जाता है शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब है, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो रिवीजन क्वेश्चंस जरूर चाहते होंगे। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है द लास्ट वर्क ऑफ एनी राइटर। इट इज़ नोन एज स्वान सॉन्ग। और इसमें जैसे प्रॉस्पीरो एक एपिलॉग बोलता है, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर जाने की अनुमति मांग रहा हो। तो इसकी हीरोइन है टेम्पेस्ट प्ले की, दैट इज़ मिरांडा। मिरांडा इज़ द हीरोइन ऑफ दिस प्ले, मिरांडा। तो क्वेश्चन नंबर 1, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट कहा जाता है शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग। इट्स अ रोमांस और इसकी हीरोइन है मिरांडा। Let's move on to the second question. The second question is, O Julius Caesar, thou art mighty yet, thy spirit walks abroad and turns our swords in in our own proper entrails. ये क्वेश्चन का आंसर, ये भी 2003 का आया हुआ है। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है? जूलियस सीजर, सबसे पहले अगर हम इसकी फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो जूलियस सीजर को संबोधित किया जा रहा है। तो फिगर ऑफ स्पीच है इसकी आपकी अपॉस्ट्रोफी और इसमें कहा जा रहा है जूलियस सीजर तुम आज भी बहुत पावरफुल हो। द स्पिरिट्स वॉक्स अब्रॉड, कि तुम्हारी स्पिरिट्स चलती है अभी भी, एंड टर्न्स आवर सोर्ड्स इन आवर ओन प्रॉपर एंट्रेल्स, और वो हमारी सोर्ड्स हमारी ही तरफ मुड़ जाती है। तो ये लाइन्स ये कहती हैं कि सीज़र जो है वो अपनी मृत्यु के बाद भी बहुत पावरफुल है और ये व्यूज़ हैं ब्रूटस के, जो जूलियस सीज़र के बारे में कह रहा है। तो ये है सीज़र वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। इसका आंसर है दैट्स बी। बी है इसका आंसर। ये भी 2003 का ही क्वेश्चन है। हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर? सोल ऑफ द एज, द अपलॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये वर्ड्स किसने कहे हैं? तो ये इसके बारे में समझिए। ये वर्ड्स कहे हैं बेन जॉनसन ने।
और बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के ऊपर एक पोएम लिखी है, उसमें ये वर्ड्स कहे गए हैं। ये कहा है बेन जॉनसन ने, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड। ये पोएम है उनकी, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड, जो कि शेक्सपियर के लिए उन्होंने कहा है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन जो कि कंटेम्प्रेरी थे शेक्सपियर के, और शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में भी काम किया है, तो उन्होंने ही कहा है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड में, सोल ऑफ द एज, द अपलॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। मकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मकबेथ जो कि आप जानते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, और ये उसकी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज़ में से एक है, जिसमें जो मकबेथ है उसका जो ट्रैजिक फॉल्ट है दैट इज़ वॉल्टिंग एम्बिशन, और मकबेथ अपने इस एम्बिशन की वजह से ही विचेस की भविष्यवाणी के बाद बैंकों को मार देता है। तो मकबेथ जब सभी गेस्ट को इनवाइट करता है तो उस समय उसे बैंकों का घोस्ट जो है वो दिखाई देता है। तो दैट द आंसर इज ए, दैट्स बैंको। बैंको। Cowards die many times before their death, but the valiant never taste of death but once. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? इसकी लाइन बहुत प्यारी लाइंस हैं। ये लाइंस जूलियस सीज़र से ली गई हैं। जूलियस सीज़र की ये लाइंस हैं। एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में जूलियस सीज़र की वाइफ जब उसे रोक रही है जाने के लिए, जो आइड्स ऑफ मार्च यानी कि 15th ऑफ मार्च से बचने के लिए, और सीज़र ये कह रहा है, क्योंकि सीज़र अपने आप को थर्ड पर्सन में एड्रेस करके बोलता है, तो सीज़र ये कह रहा है कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कि कायर तो बहुत बार अपनी मौत से पहले मरते हैं, लेकिन जो वेलियंट होते हैं वो अपनी मृत्यु को एक ही बार देखते हैं। तो ये आंसर है इसका, दैट इज़ जूलियस सीज़र। तो ये है जूलियस सीज़र। Shakespeare was born in, I know this question is a very simple question, लेकिन मैंने कहा पिछली बार के आए हुए हैं तो ले लिए जाते हैं। 1564, 23rd ऑफ अप्रैल 1564 ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर 26th ऑफ अप्रैल को बैप्टाइज किया गया था, तो 23rd ऑफ अप्रैल को उनका जन्म हुआ होगा। और शेक्सपियर के जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। द राइटर ऑफ कोरियोलिनस इज़, हु इज़ द राइटर ऑफ कोरियोलिनस? कोरियोलिनस शेक्सपियर का प्ले एक रोमन प्ले है, और इवन टी.एस. इलियट ने इस प्ले को ये कहा है कि ये प्ले शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज में से एक है। हैमलेट को तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव, उनमें कोरिलेटिव नहीं पाया, आर्टिस्टिक फेलियर जो है उनको लगा, बट उससे कहीं बेहतर कोरियोलिनस को उन्होंने जो है वो पाया। तो ये जो प्ले है दैट इज़ द प्ले ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। देखिए पहले क्वेश्चन इतने आसान भी आया करते थे। One of the best plays, The Tempest, is the last of Shakespeare's plays. He was inspired to write it by which incident? मैंने अभी आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी कि शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट लिखा, जो कि उसका सॉन्ग माना जाता है। आखिरकार शेक्सपियर ने किस इंसिडेंट से इस प्ले को लिखने की सोची? तो बर्मुडा जो आइलैंड्स हैं उन्हें शैतान का आइलैंड जो है वो माना जाता था, और वैसे भी ये कहा जाता था कि उसमें एक कुछ ग्रेविटेशनल पुल है कि जो भी शिप वहाँ पर जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। तो वहाँ से द आइल्स ऑफ डेविल के नाम से वो जाना जाता था। तो वहाँ से एक सेलर जो है वो बचकर आया था, और उसी के कुछ फिक्शन कुछ मिलाकर जो है उसने लिखा है। तो इसका आंसर है आपका रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। इसी इंसिडेंट से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने ये प्ले जो है लिखा था। What is the year of death of Shakespeare? Now this is known to everyone. हर एक किसी को पता है कि इसका आंसर क्या है।
दैट इज़ 1616। 1616 में शेक्सपियर की मृत्यु हुई। इससे पहले ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसी इफ़ेक्ट्स बता देती हूँ। शेक्सपियर की मृत्यु किस वजह से हुई ये किसी को भी नहीं पता। ये कहते हैं ओवर ड्रिंकिंग के बाद उसको गर्मी लगी एंड उसने जब अपना कोट उतार दिया तो वो जो है उसको अचानक से न्यूमोनिया का अटैक हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी जो है उसको जहर दिया गया। तो देर आर सो मैनी थिंग्स बट नथिंग इज़ क्लियर कि किस वजह से उसकी मृत्यु जो है वो हुई। दैट हैपेंड इन 1616। और शेक्सपियर ने अपनी जायदाद में अपना सेकंड बेस्ट बेट अपनी विडो को लिए छोड़ा। तो मैं कुछ पॉइंट्स इसके साथ बताती चल रही हूँ आपको। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन, शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस वो कौन से ईयर में आया था। तो शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि मार्लो के द ज्यू ऑफ माल्टा से प्रभावित है वो आया था 1598 में। तो इसका आंसर है आपका 1598। और ये जो प्ले है इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा। तो ये 1598 में आया था ये प्ले। The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. Cassius made this remark before Brutus because जूलियस सीजर जो कि शेक्सपियर का एक रोमन प्ले है। शेक्सपियर ने अपने रोमन प्लेज के जो सोर्स हैं वो प्लूटार्क की लाइव से लिया है। और ये जो प्ले है इसमें ब्रूटस जो इसका प्रोटैगनिस्ट है और ब्रूटस को कैशियस गोड कर रहा है कि यू हैव टू फाइट अगेंस्ट जूलियस सीजर बिकॉज ही हैज़ बिकम सो एम्बिशियस कि आप तुम्हें उसे मारना ही होगा। तो इस बात पे कैशियस ये कह रहा है कि ब्रूटस हमारी स्टार्स में कमी नहीं है, हम में है कि हम जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। तो ये लाइंस जो हैं वो उसने क्यों कही हैं, ये क्या कहना चाहता है इसमें, इसका आंसर देखिए। क्योंकि वो सीज़र की ग्रोइंग पावर से बहुत ज़्यादा परेशान था और वो ब्रूटस को सीज़र के अगेंस्ट भड़काना चाहता था। तो आंसर इज डी। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एट स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेथ। इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ये सारे 2003 के क्वेश्चंस हैं। ये रोमियो एंड जूलियट से लाइंस ली गई हैं, एक्ट 1 सीन 5। और इसमें ये कहा गया है ये लाइंस का आंसर है क्योंकि रोमियो जब पहले प्यार करता है जूलियट की कज़न से, बट एज सुन एज ही सॉ जूलियट ही फेल इन लव विद हर इमीडिएटली। तो उसको ये लगता है कि भाई दोनों मॉन्टेग और कैपुलेट परिवारों में दुश्मनी है एंड ही हैज़ फॉलन इन लव, जूलियट के साथ वो प्रेम में पड़ गया है। तो ही लव्ड जूलियट और जो कि डॉटर है एनिमी परिवार की। तो माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट्स कि मेरी ज़िंदगी मेरे शत्रु का कर्ज जो है। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Shakespeare was not of an age, but for all time. Was uttered by, ये किसने कहा है। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये लाइंस कही गई हैं बेन जॉनसन के द्वारा। और ये बेन जॉनसन जो कि शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी था और उन्होंने ये लाइंस कही हैं प्रीफेस टू द फर्स्ट फोलियो जो कि आया था 1623 में। हैमिंग्स एंड कॉन्डेल जो कि दो उनके फेलो एक्टर्स थे उन्होंने निकाला था। और ये प्रीफेस टू द फर्स्ट फोलियो में उनके फेलो राइटर ने ये लाइंस जो हैं वो कही हैं। तो बेन जॉनसन ने कहा है ये। From where these lines have been taken and who is the speaker? We are such stuff as dreams are made on, and our little life is round with a sleep. ये जो लाइन्स हैं वी आर सच स्टफ्स, ये ली गई हैं टेम्पेस्ट से। प्रोस्पीरो के द्वारा बोली गई ये लाइन्स हैं। वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद अ स्लीप। टेम्पेस्ट जो कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं मुझे लग रहा है 2001 और 2003 में पूछे गए थे। ये टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है और ये एक्ट 4 सीन 1 में ये लाइंस जो हैं वो उसके द्वारा बोली गई हैं, प्रोस्पीरो के द्वारा।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट। तो ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं? ये लाइंस बोली गई हैं रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं। रॉबर्ट ग्रीन वॉज अ यूनिवर्सिटी विट। एक ही क्वेश्चन हमने अपना कम्युनिटी पे भी डाला था। यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? ये प्ले राइट्स थे जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। ग्रीन, नैश, लॉज वगैरह, मार्लो, ये सब जो हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स थे। और विट्स का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, जो ये लोग थे। और ये लाइंस जो हैं वो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा कही गई हैं ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में। ये क्वेश्चन पिछले साल भी, मतलब 2016 के पेपर में जो 19 में हुआ था उसमें भी आया हुआ है। ये एक पैम्फलेट फॉर्म में ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में ग्रीन ने लिखा था, जो उसने शेक्सपियर को, ऐसा कहना चाहिए कि शेक्सपियर को कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाली चीज़ हुई थी। इससे शेक्सपियर को करा तो बदनाम करने के लिए गया था, मगर उससे उसको एक नेगेटिव ही सही मगर फेम जो है वो उसे मिला था। और ये क्योंकि ये उनका मानना था कि शेक्सपियर जो कि एक कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं है, वो उनके वर्क्स में से अल्यूट करके एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा सक्सेसफुल प्ले राइट बनता जा रहा है। तो ये ग्रीन ने इसे डिस्पैरेज करने के लिए ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में ये चीज़ लिखी थी। तो ये रॉबर्ट ग्रीन का कथन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16. It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the Garden of। शेक्सपियर को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन क्यों छोड़ना पड़ा था, क्यों लंदन आया था, और उसके लॉस्ट ईयर्स कौन से हैं जिसमें उसने सक्सेसफुल अपने करियर को स्टार्ट करा। तो ये कहा जाता है कि शेक्सपियर को जो डियर पोचिंग के आरोप में उसे पकड़ा गया था, और ये इंसिडेंट हमें निकोलस रो की बुक में पढ़ने को मिलता है। और ये उन्होंने टॉमस लूसी थे जिनका एक फार्म हाउस था जिसमें डियर पोचिंग करते हुए वो पकड़े गए थे। तो इसका आंसर है आपका टॉमस लूसी। इसी वजह से बेचारों को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन छोड़ना पड़ा था और लंदन में जाके उन्होंने एक सक्सेसफुल प्ले राइट के रूप में अपनी शुरुआत करी। बीच में काफ़ी सारे काम करे उन्होंने अपने जीविका चलाने के लिए। तो टॉमस लूसी के उसमें वो पकड़े गए थे, अपना वो अपना नहीं, डियर चुराते हुए वो पकड़े गए थे। Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Hemmings and Condell? Hemmings and Condell शेक्सपियर के दो फेलो एक्टर्स थे, और शेक्सपियर की मृत्यु के 7 साल बाद उन्होंने एक फोलियो एडिशन जैसे आप कह भाई क्वार्टो एंड फोलियो एडिशंस हुआ करते थे। तो फोलियो एडिशन इस तरीके से मानिए कि जिसके पेजेस जो हैं वो बड़े होते थे, उसे फोलियो एडिशन कहेंगे। तो फोलियो एडिशन में शेक्सपियर के 36 प्ले उन्होंने पब्लिश करे थे, और जो रह गया था वो था पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। तो इसका आंसर है आपका पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। वीनस एंड एडोनिस, जो कि शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस पोएम है, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को उन्होंने समर्पित करी है। ये उस समय लिखी थी उन्होंने जिस समय प्लेग की वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे, तो शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी थी। और इस पोएम को शेक्सपियर ने लिखा है 6 लाइन स्टैंजाज में। ये पोएम 6 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है। तो इसका आंसर है 6 लाइन स्टैंजाज। And the next question is the line "This is the noblest Roman of them all"। ये लाइन जूलियस सीजर में से ली गई हैं। ये लाइंस ब्रूटस के लिए कही गई हैं, और ये कौन कहता है? ये कहता है एंटनी, कि भाई वो सबसे अच्छा जो है वो व्यक्ति था, क्योंकि ब्रूटस एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने खुद के लिए नहीं करा था, वो अपने खुद के लिए नहीं सीज़र के अगेंस्ट था, बल्कि रोम की भलाई के लिए सीज़र के अगेंस्ट था। तो ये लाइंस कही गई हैं, एंटनी ने कही हैं ब्रूटस के बारे में। हर्मिया इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। हर्मिया शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो हर्मिया शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम की में है, और ये कुछ और कैरेक्टर्स हैं, डिमिट्रियस, हेलेना, लाइसेंडर, थीसियस। ये जो प्ले है ये एक
फेरीज और फेरीज पे और ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो है वो आधारित प्ले है। ये एक कॉमेडी है और इसमें मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है एक बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी जो है शेक्सपियर ने लिखी है। और हर्मिया इज़ अ कैरेक्टर इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। From where the lines fear no more the heat of the sun, nor the furious winter rages, thou thy worldly task hast done, home art gone and taken thy wages। ये कहाँ से लाइन्स ली गई हैं? ये लाइन्स ली गई हैं सिम्बलीन से। चलिए ये तो क्वेश्चन हुआ, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन। इस लाइन को शेक्सपियर ने अपना जो ये प्ले जैसे कहना चाहिए सिम्बलीन जो है वो ना तो कम्प्लीटली उसको ट्रेजेडी कह सकते हैं ना कम्प्लीटली उसे कॉमेडी। ये शेक्सपियर के कुछ प्लेज हैं जो रोमांसेस की कैटेगरी में आते हैं और ये इस लाइन को बहुत ज़्यादा यूज़ करा है वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नावल मिसेस डेलोवे में। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग बता दिया मैंने। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट। ये डस्ट है, enclosed here, dust है ये dust, enclosed here और hair है ये। bless the man that spare these stones and cursed be he that moves my bone। तो ये शेक्सपियर के टॉम पे लिखा हुआ है। ये शेक्सपियर की कब्र पे लिखी हुई इबारत है कि एक तरीके से धमकी सी देते हुए है कि कोई भी जो है उसके बोन्स को ना हटाए। तो इसका आंसर है शेक्सपियर्स टॉम। And now the next question is, whom Milton considers his master in poetry। मिल्टन अपना मास्टर पोइट्री में मानता था स्पेंसर को। ये क्वेश्चन 2016 के whom does Milton consider। मिल्टन अपना पोइट्री में मास्टर स्पेंसर को मानता था। स्पेंसर और इवन ये 2016 का में जो 19 में पेपर हुआ उसमें भी आया, हालांकि ये एफ करार कर दिया गया था क्योंकि क्वेश्चन ये था हु इज़ द पोइटिकल सन, हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। उन्होंने लिख दिया था पॉलिटिकल सन। तो पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर जो है वो मिल्टन को माना जाता है और मिल्टन अपना मास्टर ऑफ पोइट्री मानता है किसे, स्पेंसर को। नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। अब ये 4 ऑप्शंस देखिए कि ये कहाँ से लिए गए हैं कि भाई शेक्सपियर ने अपने 59 बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612, आफ्टर 1603। तो इसका एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कोई भी ठीक ठाक सा जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऐसा कोई भी पीरियड नहीं है जिसमें यह माने कि भाई कौन सा पीरियड को माना जाए। ये कुछ वर्क्स उसने 1601 1603 में भी करे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है 2000 इसमें 2001 में। तो इसको ये मान सकते हैं कि बिफोर 1595 जब उसका जो है वो लॉस्ट ईयर्स जो है वो माने जाते हैं। तो ये एक डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है तो इसलिए इसका ए जो है वो मान लेते हैं। अब इसके बहुत सारे जो हैं वो दिया जा सकता है और इसका 1595 भी हो सकता है, इसका 16 बिफोर 1601 भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसमें एक ये लॉस्ट ईयर्स को देखते हुए उसमें कर दिया है। हालांकि इसका कोई भी एक सही जो है वो जवाब नहीं है। Now the next question is which one is the right chronological order of Shakespeare's major tragedies। ये तो सभी को ही पता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी का क्रम है HOKM, हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो इसका आंसर है आपका ए। Now the next question is which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe। I am the monarch of all I survey, O solitude where are thy charms, anxiety is sitting on her face, I wandered lonely as a cloud। I am the monarch of all I survey,
ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि अपॉस्ट्रफी वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम किसी को संबोधित करते हैं। तो कोई भी सोचता है कि अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो वो अपॉस्ट्रफी है, ऐसा नहीं होता है। अनलेस आप किसी को संबोधित नहीं करते हैं वो अपॉस्ट्रफी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ओ सॉलिट्यूड में सॉलिट्यूड को संबोधित किया जा रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अपॉस्ट्रफी। तो इसका आंसर है बी। और जब किसी में है जैसे आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, कि मैं वट एवर आई सर्वे दैट आई एम द मोनार्क, तो अपने आप को मोनार्क से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच है, जब कंपैरिजन कर रहे हैं मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेटाफर। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन अ फेस, पर्सोनिफिकेशन। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्राउड, दैट इज सिमिली। What figure of speech has been used in the following lines? O world, O life, O time, O Julius Caesar, thou art mighty yet. आप देख रहे हैं इसमें संबोधित कर रहे हैं, तो अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है ही नहीं, तो इसका आंसर है नन, कोई सा भी नहीं है। Who quoted these lines about tragedy? The plot then is a first principle, and as it were the soul of a tragedy, कैरेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। ऑब्वियसली ये जो वर्ड्स हैं ये कहे गए हैं एरिस्टोटल के द्वारा, ये एरिस्टोटल के द्वारा ये लाइंस कही गई हैं। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में कहा है, इट्स एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। और एरिस्टोटल जो है वो उन्होंने ट्रेजेडी को बहुत ही सबसे ऊपर जो श्रेणी में रखा है उसको ट्रेजेडी को रखा है, और उनका मानना है कि एपिक ट्रेजेडी के जस्ट बाद ही जो है वो एपिक आता है। और एरिस्टोटल का मानना था कि कहानी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और कैरेक्टर्स जो है होते हैं वो उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल का कहना है जो उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ? खुद से बात करना। ये एक डिवाइस होती है जो कि यूज़ करी जाती है ड्रामा में, जिसमें जब मुख्य कलाकार को अपने क्या कहना चाहिए, अपने विचारों को ऑडियंस को बताना होता है, और ऑडियंस को विचार बताने के लिए वो अब कैसे करेंगे, मन की बात कैसे बताएंगे? तो दो तरीके होते हैं, एक होता है असाइड और एक होता है सोलिलॉक्वी। असाइड में और भी जो कैरेक्टर्स हैं वो खड़े रहते हैं तो असाइड होता है। सोलिलॉक्वी जब वो खुद से ही बात करते हैं, बस ऑडियंस और उसके बीच में वो डायलॉग्स होते हैं, सो दैट ऑडियंस को पता चले कि आगे घटनाक्रम क्या होने वाला है, तो इसे कहा जाता है सोलिलॉक्वी। व्हाट इज अ सिज्यूरा इन पोइट्री? सिज्यूरा का मतलब क्या होता है? सिज्यूरा का मतलब होता है एक पॉज। जब ये बेसिकली पोएम में सिज्यूरा आता है और उसके बाद वोल्टा आता है, चेंज ऑफ थॉट, तो वो पॉज यानी कि रुकना एक कॉमा से या सेमीकॉलन से दिखाया जाता है, तो दैट इज नोन एज सिज्यूरा, अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। A dash is a small descriptive poem in which the machinery and conventions of epic proper are used in the treatment of a trivial theme. किसे क्या कहते हैं कि एक स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोएम है और इसको जो है इसमें बिल्कुल एपिक की तर्ज पे लिखी जाती है। एपिक कई किताबों में होता है, ये कैंटोज में होती है। एपिक पे भगवान होते हैं, इसमें छोटे फेरीज एंड निम्स और ऑल दैट होते हैं। इसमें भी गॉड्स का जो है वो एक मजाक उड़ाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज मॉक एपिक, जिसका एग्जाम्पल है द रेप ऑफ द लॉक बाय पोप। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड। साउंड से जैसे गिगलिंग का साउंड है, क्रो क्रो, और अगर कभी भी हमें आवाज़ का आभास होता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? दैट इज़ नोन एज ओनोमोटोपिया। What figure of speech has been used in the following lines? Let not ambition mock their useful toil. देखिए वैसे तो इसमें काफ़ी सारे वो जो हैं, अगर हम इसमें लगाने चलें तो काफ़ी सारे जो हैं इसमें चलने आ जाएंगे।
लेकिन इसमें जो है लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन। तो एम्बिशन उनके यूज़फुल टॉयल का मजाक ना उड़ाए, तो इसका आंसर है आपका दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवल। देखिए 3 तरीके के नॉवेल्स होते हैं। एक होता है एरिस्टोक्रेटिक क्लास के जो नॉवेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं बॉर्जर्स यानी कि मिडिल क्लास के, और तीसरे होते हैं वर्किंग क्लास के। वर्किंग क्लास के यानी कि मजदूरों की कहानी, श्रमिकों की कहानी को जो लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोलिटेरियन नॉवेल्स। तो ये होते हैं वर्किंग क्लास, बॉर्जर्स मिडिल क्लास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। टर्म डिस्टोपिया का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे डिस्टोपिया टर्म किसने दी है। जैसे यूटोपिया जो है वो मोरे से, टॉमस मोरे ने जो है वो वर्ड यूज़ करा था। ये डिस्टोपिया टर्म आखिर दी किसने है। एक्चुअली ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो है ये टर्म दी है डिस्टोपिया, और इसका मतलब होता है एक बुरा भद्दा समाज, एक इमेजिनरी बुरा समाज, उसे जो है वो उन्होंने अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड को कहा है। और ये उन्होंने ये टर्म दी थी 1868 में, जब वो आयरिश लैंड पॉलिसी को डिनाउंस कर रहे थे, तब ये टर्म उन्होंने दी थी। व्हाट इज़ मेंट बाय कैथारसिस। कैथारसिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। और कैथारसिस का मतलब क्या होता है, कैथारसिस का मीनिंग होता है पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स। जब हम ट्रेजेडी को देखते हैं और अगर ट्रेजेडी की 2 फीलिंग्स होती हैं, पिटी एंड फियर, और जब हमारा ट्रेजेडी देखते हुए हमारे आंसू बहते हैं और हमारी फीलिंग्स पर्ज यानी कि क्लीन होती हैं, तो वही फंक्शन होता है कैथारसिस का। तो इसका आंसर है डी, पर्गेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। व्हाट इज़ पोइटिक लाइसेंस। अब ये पोइटिक लाइसेंस क्या होता है भाई, ये सुन लीजिए। पोइटिक लाइसेंस का मतलब होता है कि लैंग्वेज के साथ लिबर्टीज़, यानी कि यू कैन यूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू, दैट इज़ नोन एज लिबर्टीज़ विद लैंग्वेज। तो इसका आंसर है आपका सी, और इसका है लिबर्टीज़ विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन, यानी कि पोइट्री में आप कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर के रूल्स को फॉलो करो, तो उसे क्या कहा जाता है, पोइटिक लाइसेंस। यानी कोई सा भी नया वर्ड कॉइन कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ना मान के कोई भी जो है वो जैसा हमें ठीक लगे वैसा हम पैटर्न जो है वो अपना सकते हैं, दैट इज़ नोन एज पोइटिक लाइसेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा वो होते हैं जो पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखे जाते। और ड्रामा टू बी रेड, दैट इज क्लोजेट ड्रामा। जैसे मिल्टन का है सैमसन एगोनिस्टिस इज अ क्लोजेट ड्रामा। हु स्टेट्स ही फाउंड इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये लाइंस चौसर के बारे में किसने कही हैं। तो ये लाइंस चौसर के बारे में कही हैं जॉन लिविंगस्टन लॉविस ने, कि उन्होंने अपना जो वर्क है चौसर के ऊपर जो उन्होंने अपना वर्क लिखा है, एसे लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि चौसर ने इंग्लिश को एक डायलेक्ट की तरह यूज़ करा और एक बोलने के तरीके की तरह, और उन्होंने इंग्लिश को एक लैंग्वेज बनाया। तो ये जॉन लिविंगस्टन लॉविस ने कहा है। What figure of speech has been used in the following lines? Even thus last night and now night no more, I lay and could win thee sleep by and stealth. तो ये जो इसमें ये लाइंस जो है, इसमें ये जो लाइंस हैं ये आपको ये भी बताती हूँ। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की पोएम टू स्लीप से ली गई हैं। टू स्लीप से ये लाइंस ली गई हैं, जिसमें वो इंसोमनिया का वर्णन जो है वो कर रहा है कि भाई इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ टू नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी। अब वो कहता है तो कई रात से वो सो नहीं पाया है, तो अब वो डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है स्लीप को। ये मैंने आपको बताया था, किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच होती है एपोस्ट्रोफी। तो इसका आंसर है एपोस्ट्रोफी। Read the following lines of poem and answer the question. Yes, I must pass them for a noble life, where I may find agonies, the strife of human heart. Which characteristics of the poet's creation do you find in these lines? कि इसमें ये जो इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिल रही है
यस आई मस्ट पास देम फॉर अ नोबल लाइफ वेयर आई मे फाइंड एगनीज द स्ट्राइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये जो लाइन्स है इसमें ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि मानवीयता। और ये जो पोयम है इसमें कि मैं जो है नोबल लाइफ की तरफ जो है वो आगे बढ़ता चलूँ, तो इसमें हमें एक ह्यूमैनिटेरियन, एक मानवीय संवेदना से भरी अप्रोच जो है वो देखने को मिल रही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन से वर्ड्स जो है वो पर्सोनिफाइड हैं, यानी कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना। स्विफ्ट एज अ विंड आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन करा जा रहा है, तो ये कंपैरिजन है तो सिमिली है। थर्स्टी अर्थ तो प्यासी धरती, और ऑनेस्ट थीफ। तो अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें पर्सोनिफाइड में ये पैथेटिक फैलेसी है, थर्स्टी अर्थ। रिवेंज इज काइंड, ऑनेस्ट थीफ ये एक जो ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। हालांकि इसमें ये जो है दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम पैथेटिक फैलेसी मानते हैं जब हम नेचर के ऑब्जेक्ट्स को एट्रीब्यूट्स देते हैं मानवीय। तो ये इसमें रिवेंज इज काइंड में हम इसमें पर्सोनिफिकेशन को मानते हैं। टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलती है? टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अब आप देखिए ये इसमें एंटीथीसिस है, अर्र का फॉरगिव और ह्यूमन का उल्टा है डिवाइन। तो जब स्पीच एंटीथीसिस यानी कि जब बिल्कुल उल्टे दो स्टेटमेंट्स को रखा जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रामेटिक इफेक्ट, दैट इज़ नोन एज एंटीथीसिस। तो इसका आंसर है आपका एंटीथीसिस। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं? पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें हैं। जब अर्लियर मिल्टन ने जब इसे लिखा था तो इट वाज इन 10 बुक्स 1667 में, और बाद में ये 12 किताबों में आ गया था। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और मिल्टन ने अपने जीवन के लास्ट समय में ये इस एपिक को लिखा है, और इसे 10 पाउंड एपिक जो है वो कहा जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें हैं। लाइसिडास इज़ मिल्टन्स, लाइसिडास मिल्टन की क्या है? लाइसिडास मिल्टन की पेस्टोरल एलिजी है, जो उसने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर लिखा। तो लाइसिडास इज़ मिल्टन्स एलिजी। हालांकि मिल्टन की कोई भी पोएम 1645 से पहले पब्लिश नहीं हुई, लेकिन ये पोएम 1638 में पब्लिश हुई जब कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स ने कमेमोरेट करा एडवर्ड किंग को। पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कब करा मिल्टन ने? तो पैराडाइज लॉस्ट गॉट कंप्लीटेड इन 1665। Now the next question is, in Milton there is always an appearance of effort, in Shakespeare scarcely any. This remark has been made by, अरे ये रिमार्क किसने करा है कि मिल्टन में एक एफर्ट दिखता है और शेक्सपियर में कोई एफर्ट नहीं दिखता। तो ये जो रिमार्क है ये किया गया है विलियम हैज़लिट के द्वारा। विलियम हैज़लिट जो कि एक एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और क्रिटिक तीनों थे, और उन्होंने जो है ये मिल्टन के ऊपर ये कमेंट करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एपिक? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, कॉलरिज की कुबला खान और कीट्स का हाइपीरियन, इनमें से एपिक है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। 1665 में कंप्लीट हुआ, 1667 में छपा। 10 पाउंड एपिक, बेचारा अंधे बूढ़े पोएट ने लिखा, और जो है इस पोएट में उसकी इस एपिक को लिखने में उसकी मदद करी एंड्रयू मार्वेल ने। हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीडिश शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड? ये किसने शेक्सपियर के लिए कहा है? तो ये कहा है मिल्टन ने। ये शब्द हैं मिल्टन के, और ये मिल्टन ने कहा है अपनी पोएम अलीग्रो में। मिल्टन ने शेक्सपियर को मेंशन करा है अपनी पोएम अलीग्रो में। तो ये कहा गया है मिल्टन के द्वारा शेक्सपियर के लिए यूज़ करा।
तो शेक्सपियर को मिल्टन ने ये अपनी पोयम अलीग्रो में कहा है। मिल्टन ने ये दो पोएम्स लिखी थी, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ये पोएम्स अभी 1645 में पब्लिश हुई हैं, अलीग्रो एंड पेंसिरोसो। और ये जो टाइटल्स हैं ये इटालियन टाइटल्स हैं, पेंसिरोसो पूरा आएगा नहीं इस पे। और इसमें उसने शेक्सपियर को कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी। तो एक क्वेश्चन ये भी है, कौन सी पोएम में मिल्टन ने शेक्सपियर को एल्यूड करा है, तो ये है दैट इज अलीग्रो। द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रॉट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज। इसकी एज जो है वो 21 ईयर्स थी उस समय, इसमें 20 लिखा हुआ है, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 21 साल का था, ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, मैं आपको बता ही रही हूँ ये वाली चीज़। तो 21 साल का था मिल्टन जब उसने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी, और ये 25 दिसंबर को उसने 1629 में ये पोएम लिखी है। और उस समय मिल्टन की एज थी 21 साल। तो इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं वैसे तो इसमें हम फिर भी ये मान लेते हैं कि जो मिलता जुलता है तो वो 20 है, तो इसलिए 20 मान लेते हैं इसमें। ये 2001 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस एफ की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये मैं इसलिए बिल्कुल आपको वही क्वेश्चंस जो हैं वो दे रही हूँ। लाइसिडास वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, ये मैंने आपको बताया था कि मिल्टन के साथ उसका फ्रेंड था जो उसके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ता था, एडवर्ड किंग। और उस आयरिश सी में उसकी जो शिप था दैट वाज कैप्साइज्ड, पलट गया था और वो उसकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो मिल्टन ने लाइसिडास पोएम लिखी, और लाइसिडास एक पेस्टोरल एलिजी है, और उसमें उसने उसको एक चरवाहे के रूप में, एक शेफर्ड के रूप में दिखाया है जो उसकी मृत्यु पर वो विलाप कर रहा है। तो ये जो पोएम है इसमें लाइसिडास में वो अपने फ्रेंड की मृत्यु पर विलाप कर रहा है। मिल्टन वॉज born in Bread Street, Cheapside, London in the year 1608। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस, लेकिन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। वॉट अदर इवेंट इज़ पिक्यूलियर इन द ईयर। जॉन मिल्टन ने शादी करी थी 1643 में मैरी पवेल से, जो उससे उम्र में बहुत छोटी थी। और 1652 में मिल्टन के ब्लाइंड हो जाने के एक झटका लगने के साथ एक और झटका उसे लगा, उसकी पत्नी की मृत्यु हुई और वो मरी चाइल्ड बर्थ के दौरान। उसकी जो तीसरी बेटी थी डेबोरा, उसकी उसके चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी मृत्यु हो गई मैरी पवेल की। तो हिज वाइफ डाइड। द लिटरेरी टर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स क्या है। मिल्टन ने अपने होटन पीरियड के दौरान 2 मास्क्स लिखे हैं, आर्केड्स एंड कॉमर्स। तो ये एक मास्क है। Nothing is here for tears, nothing to wail or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair and what may quiet us in death so noble। कहता कुछ यहाँ पर रोने के लिए नहीं है, कुछ छाती पीटने के लिए नहीं है। ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो ये लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं सैमसन एगनिस्टिस, जो कि मिल्टन की बहुत ही ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये क्लोजेट ड्रामा है, मिल्टन ने इसे पोएम ही कहा है। और ये इसमें सैमसन जो कि अंधा हो गया है, तो मिल्टन ने बिल्कुल ऐसे ही अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें मिल्टन ने अपनी व्यथा जो है बताई है। तो इसका आंसर है सैमसन एगनिस्टिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट। मिल्टन की फेवरेट बुक कौन सी थी। तो मिल्टन की फेवरेट बुक थी पैराडाइज रीगेन्ड। मिल्टन्स फेवरेट बुक वॉज पैराडाइज रीगेन्ड। नहीं, इसमें डिस्प्यूट है। मिल्टन की फेवरेट बुक में से को पैराडाइज रीगेन्ड को माना जाता है, नॉट पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि ये मेंशन करा गया है कि मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड के बारे में कहा है कि इट वाज हिज फेवरेट। तो मैंने कई जगह पे ये आंसर देखा है कि इसके बारे में कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की फेवरेट बुक है। नहीं, ये विलियम जे लॉन्ग की बुक में मेंशन भी है, और पैराडाइज रीगेन्ड जो है वो मानी जाती है कि इट वाज मिल्टन्स फेवरेट बुक। थीम ऑफ एरियोपेजिटिका इज, एरियोपेजिटिका जो मिल्टन की 1644 में आई थी, जिसमें मिल्टन ने
फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है कहा था कि वट एवर अ पर्सन वॉन्ट्स दैट शुड बी पब्लिश्ड, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बी है इसका आंसर। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश, ये मैंने आपको बताया था 1665 में कंप्लीट हुआ था, 10 किताबों में 1667 में आया था। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? इसका मिल्टन ने बिलायल जो कि एक डेविल था उसके बारे में कहा है, तो ये दरबारियों के लिए कहा गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कैवेलियर पोएट्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो किसने लिखा है, तो रॉबिन्सन क्रूसो इज़ रिटन बाय डेनियल डीफो। हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के लिए स्टाइल किसने सेट, इसका आंसर है आपका दैट इज़ ड्राइडन। ड्राइडन के साथ ही मॉडर्न प्रोज जो है वो बिगिन होता है और इसीलिए इसका आंसर है ड्राइडन। ड्राइडन ने मॉडर्न इंग्लिश प्रोज को का स्टाइल सेट करा है और ड्राइडन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। और आगे बढ़ते हैं। इलियड वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, इलियड को सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करा था, दैट वॉज ट्रांसलेटेड बाय पोप। अलेक्जेंडर पोप ने इलियड को ट्रांसलेट करा था। अब एक्चुअली क्या है कि उस समय जो ये एज थी नियो क्लासिकल एज, इस एज में ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो ध्यान दिया गया था क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करने पे, उनके कंटेंट को नहीं, उनके स्टाइल को फॉलो करने पे। तो पोप ने इलियड को ट्रांसलेट करा है इंग्लिश में। पीरियड बिटवीन 1700 1745 इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड, 1700 से 1745 के पीरियड को क्या कहा जाता है, तो 1700 से 1745 का जो पीरियड है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऑगस्टन एज, 18वीं सेंचुरी को ऑगस्टन एज कहा जाता है। ऑगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज, स्यूडो क्लासिकल एज ऑफ पोप, ये इनके नाम हैं। Who expresses the common judgment of whom when he says, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me than the plays of Shakespeare। ये लाइंस जो हैं वो कही गई हैं गोथे के द्वारा। These lines are told by गोथे, जिसका मानना है कि शेक्सपियर ने उसकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है, ये लाइंस गोथे ने शेक्सपियर के बारे में कही हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स इज, डैफोडिल्स पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये तो सभी को ही पता है कि डैफोडिल्स पोएम लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये एक लिरिक है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। लिरिकल बैलेड्स जिससे माना जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई और 1798 में आया था विलियम लिरिकल बैलेड्स, जो कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का एक कोलैबोरेटेड एफर्ट है। तो लिरिकल बैलेड्स जो है इसमें वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की पोएम्स हैं। और नेक्स्ट इज रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन फिलोसफी। द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट, रोमांटिसिज्म आखिर था किस चीज़ के अगेंस्ट, रोमांटिसिज्म था न्यू क्लासिकल एज के अगेंस्ट, ऑगस्टन एज के अगेंस्ट था। जो तार्किकता 18th एज में थी, 18th सेंचुरी में थी, उसके अगेंस्ट था। तो ये इसका आंसर है ए। अ सैवेज प्लेस as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for demon lover, these lines throw light on। ये क्या है ये लाइंस, एक्चुअली ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं पोएम कुबला खान से।
और ये कॉलरिज का सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाती हुई ये पोएम है। और कॉलरिज जो है वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के लिए जाना जाता है। कॉलरिज असाधारण को साधारण बनाने में यकीन रखता था। और ये पोएम कॉलरिज का सुपर नेचुरल एलिमेंट और कुबला खान से पोएम से ली गई है। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ, कि भाई रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म किस चीज़ के मेन फीचर्स हैं। तो रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म तो लगता है रोमांटिक लिटरेचर के, विक्टोरियन लिटरेचर के एंड एलिजाबेथन लिटरेचर, ऑगस्टन लिटरेचर। तो ये एलिजाबेथन लिटरेचर के हैं, ये फीचर्स हैं एलिजाबेथन लिटरेचर के। Who wrote and about whom thy soul was like a star dwelt apart, ये किसने किसके बारे में कहा है। ये लाइंस कही हैं वर्ड्सवर्थ ने अबाउट मिल्टन। और वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है लंदन, और उसमें उसने ये अपनी एक तरीके से श्रद्धांजलि दी है मिल्टन को। प्रिल्यूड पब्लिश कब हुई थी। अब ये प्रिल्यूड जो है, अब इनमें से अगर हम इसको देखें तो प्रिल्यूड जो है ये वर्ड्सवर्थ की जीवन काल में तो कभी पब्लिश हुई ही नहीं। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई 1850 में, और इसीलिए ये पूरी 14 बुक्स में जो पब्लिश हुई है वो उसकी मृत्यु के बाद हुई है। अब इनमें से कोई डेट वो है ही नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबे, जो कि लिरिकल बैलेड्स की ही पोएम है, उसमें से ली गई हैं। और इसमें उसने कहा है कि नेचर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ती जो नेचर से प्रेम करते हैं। तो ये लाइन्स हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबे में से। Our birth is but a sleep and a forgetting. The soul that rises with us, our life star, hath had elsewhere its setting. ये भी वर्ड्सवर्थ की पोएम में से ली गई हैं, और ये लाइन्स जो हैं वो ली गई हैं ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से। ये वर्ड्सवर्थ की फ़िलासफ़िकल पोएम है, उसमें से ये लाइन ली गई है कि हमारा जो जन्म है वो एक स्लीप है और फिर भूल जाना है। व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ, व्हेन, ये इस तरीके से होना चाहिए क्वेश्चन, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरिएट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड है वैसे ये, तो वर्ड्सवर्थ कब लॉरिएटेड हुआ था। दैट वर्ड्सवर्थ गॉट लॉरिएटेड इन 1843, यस 1843 में। और मतलब वर्ड्सवर्थ ने कुछ पोएम भी नहीं लिखी पोएट लॉरिएट बनने के बाद। 1843 में वो पोएट लॉरिएट बना था, और उसकी मृत्यु के बाद टेनिसन बना था। The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in America in the year, कि भाई लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन अमेरिका में कब आया था, तो वो आया था 1802 में। Arnold wrote, with him is born our real poetry. The word him refers to, आर्नल्ड ने किसके बारे में कहा है कि उसके साथ हमारी रियल पोइट्री जो है वो पैदा हुई है। आर्नल्ड ने इनमें से किसी, ये क्वेश्चन ही एफ होना चाहिए वैसे तो, ये नन ऑफ देम है, क्योंकि इसमें से मिल्टन है, शेक्सपियर है और वर्ड्सवर्थ है। लेकिन ये आर्नल्ड ने कहा है जेफरे चॉसर के बारे में कि विद हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोइट्री, तो यह हिम जेफरे चॉसर को कहा गया है। चॉसर जो कि 14वीं सेंचुरी का रिप्रेजेंटेटिव पोएट था, जिसने कैंटरबरी टेल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन वगैरह लिखा है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ देम। Who possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fancy of Coleridge, the melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott? इनमें से कौन है वो पोएट जिनमें ये सारी क्वालिटी देखने को मिलती हैं? तो वो हैं नन अदर देन विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ये विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे।
जिन्हें क्वीन विक्टोरिया भी काफ़ी पसंद करती थी, जिन्हें जितनी भी जो उन्होंने मॉड है या द प्रिंसेस है उस पोएम से उन्होंने जो है अपनी एज को रिप्रेजेंट करा है। हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब एक बात बताऊंगी कि क्वेश्चन ये दिया हुआ आया हुआ क्वेश्चन है, मगर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को टी.एस. इलियट ने यूज़ करा है, मगर वो इस टर्म के फादर नहीं है। इस टर्म को देने वाले हैं वॉशिंगटन एल्स्टन। और अगर आप कहीं भी इसको पढ़ेंगे ना तो आपको जगह जगह अगर आप वैसे ढूंढेंगे तब तो आपको वॉशिंगटन एल्स्टन मिलेगा, लेकिन वैसे आपको जब पेपर पे दिखेगा तो टी.एस. इलियट महाराज दिखेंगे। अजी टी.एस. इलियट ने इसे यूज़ करा है, ये टर्म दी गई है वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक फ्रेज है जो विलियम जेम्स ने अपने वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज़ किया था। फिर इसे यूज़ करा, इसको फिर अलग अलग राइटर्स ने यूज़ करा है। जेम्स जॉयस ने इसे यूज़ करा है अपने नॉवल यूलिसिस में, वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डेलोवे में। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टेक्निक होती है जिसमें इनर डायलॉग्स चलते हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक ऐसा कैरेक्टर एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल E.M. फॉस्टर ने जिसमें दिया है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स में बांटा है। राउंड कैरेक्टर चेंज होता है, फ्लैट कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। तो जो चेंज नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज फ्लैट कैरेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए कब मिला था, तो दैट इज़ 1932। कौन सा नॉवल गॉल्सवर्दी का माना जाता है मास्टरपीस। वैसे तो फॉस्टाइट सागा को माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस में इनमें हम उन्हें इंडियन समर, तो उसमें द फॉरसाइट सागा जो है वो पूरा ही जो है उसका मास्टरपीस माना जाता है। तो हम इसे ही लेते हैं, फॉरसाइट सागा मानते हैं, तो इसलिए हम डी ले लेते हैं। वैसे ऑप्शन सही नहीं है। Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalists and labor? कैपिटलिस्ट और लेबर्स के बीच में कौन सा ड्रामा जो है वो बताता है, तो दैट इज़ स्ट्राइफ, जिसमें त्रिनार्था टिन फैक्ट्री में पूंजीपतियों के बीच में और मजदूरों के बीच में झगड़ा होता रहता है, दैट इज़ स्ट्राइफ। विच इज़ गॉल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। गॉल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है दैट इज़ सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जिसमें उसने बताया है कि लॉ इज डिफरेंट फॉर द रिच एंड डिफरेंट फॉर द पुअर। द डार्क फ्लावर फॉर जॉन गॉल्सवर्दी इज, डार्क फ्लावर क्या है, दैट इज अ लव नॉवल। Several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym of। Galsworthy एक बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर एक एडवोकेट थे एंड ही वांटेड हिम टू बी एन एडवोकेट एज वेल, मगर उन्हें अपना प्रोफेशन पसंद नहीं था। ही वांटेड टू राइट, और उन्होंने जो है जब तक उनके फादर जिंदा रहे तब तक उन्होंने एक स्यूडोनिम अपनाए रखा, दैट वाज जॉन सेंट जॉन। तो इसका आंसर है आपका सी, जॉन सेंट जॉन। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल बाय जॉन गॉल्सवर्दी वॉज, सक्सेसफुल नॉवल कौन सा था, तो इसमें जो सक्सेसफुल नॉवल था दैट वाज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द फाइनेस्ट ऑफ गॉल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज, कि गॉल्सवर्दी का जो लेटर ड्रामाज में जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, दैट इज लॉयल्टीज। एंटोनिम ऑफ जेनिथ इज, जेनिथ का मतलब होता है टॉप पर, तो उसका उल्टा होगा दैट विल बी नेडर। तो इसका आंसर है नादिर, यानी कि जेनिथ टॉप पॉइंट, नादिर जो है दैट इज लोएस्ट पॉइंट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का उल्टा क्या होगा, दैट इज वेल्दी। एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट इज वेल्दी। इंसॉल्वेंट मीन्स होगा दिवालिया,
तो उसका उल्टा होगा वेल्दी। वॉट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा? स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, तो उसका आप देखिए स्टिग्मा का क्या होगा इसमें, स्टेन, ब्लॉट, स्मेली, ये तो सारे इसी के ही सिनोनिम्स जो हैं वो लग रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका एक ही बचा है, डिस्टिंक्शन, जो कि गौरव, एमिनेंस, नोट के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस? इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या है? इनकॉन्ग्रुअस मीन्स जो कि बेतुका, अजीब सा, मखमल में टाट का पैबंद टाइप्स, तो इसको क्या कहा जाएगा? दैट इज एब्सर्ड। द मीनिंग ऑफ लाइसियन? लाइसियन का क्या मीनिंग होता है? वैसे तो लाइसियन का मतलब होता है मेल जोल, तो इसमें हेट्रेड, लव, रफ को आप छोड़ दीजिए, तो इसको इंटीमेसी हम ले लेते हैं लाइसियन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट? इंडिजेंट का क्या मतलब होता है? तो इसमें आप ये देखिए कि इंडिजेंट का मतलब होता है डेस्टिट्यूट, गरीब, पॉपर, तो इसका आंसर होगा आपका दैट इज पुअर। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है चरित्र के विशेष गुणों को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा एट्रीब्यूट्स, वंस नेचर ऑफ टेम्पर, तो दैट विल बी सी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट? पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त, बिल्कुल सही, यथोचित, जिसे कहा चाहिए। तो पर्टिनेंट का आप देखिए कि इसमें पर्टिनेंट में नैरो माइंडेड, रेलेवेंस, क्यूरियस, अपसाइड डाउन, तो इसमें केवल रेलेवेंस जो है वो इसमें ठीक बैठता है, तो दैट इज रेलेवेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमानेंट? इमानेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो होनी ही होनी है उसे इमानेंट कहा जाता है, तो दैट इज़ नियर एट हैंड। कई बार हमें ना बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलते हैं, तो हमें जो उनसे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं ना, उन्हीं को सिनोनिम मानना पड़ता है। पिक आउट द मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग इंजेन्युइटी। इनमें से इंजेन्युइटी का मीनिंग क्या हो सकता है? तो इंजेन्युइटी जो है वो चतुराई को बोला जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका स्किलफुलनेस। फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें आप देख रहे हैं जेलस, ऑपोजिट, एम्पिरिकल, सब सही है, केवल स्पेलिंग गलत है रिटोरिक की, इसकी होती है RHETORIC, तो ये रिटोरिक की स्पेलिंग गलत है। द नेक्स्ट वन इज कि इसमें कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है, तो दैट इज ए, कमिटी। तो होप आपको ये एक सीरीज़ जो है शुरू करी है, जिसमें आपके पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं बताए हैं विद एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक इट तो डू लेट मी नो अबाउट इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।